वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। ठीक, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स देखे। अब हम इसकी प्रोसेस देख रहे हैं। तो प्रोसेस में हमने कहाँ तक देखा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन तक देखा था कि किस तरह से जो है डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करते हैं, फिर किस तरह से इसको लाइगेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट और आइसोलेट कैसे किया जाता है। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन और आइसोलेशन। The cutting of DNA by restriction endonuclease results in fragments of DNA। देखो, अभी जस्ट हमने बात करी कि जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं तो वो डीएनए को कहाँ से कट करते हैं? बीच में से कट करते हैं। तो अब डीएनए कट करने के बाद हो सकता है डीएनए की इस तरह से कुछ फ्रेगमेंट्स बने हो। तो इन फ्रेगमेंट्स को अभी हमको सेपरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे? एक प्रोसेस से करेंगे जिस प्रोसेस को बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। So since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium या फिर मैट्रिक्स। देखो, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही होगा सबने कि डीएनए जो रहता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है डीएनए, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ, एनोड मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो खींचा चला जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो सेपरेट कर सकते हैं डीएनए को। So nowadays the most commonly used matrix is agarose, which is natural polymer extracted from seaweeds. The DNA fragments separated resolve according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। देखो, अभी के टाइम जो यूज किया जाता है जेल वो क्या है? एग्रोज जेल। तो एग्रोज जो है वो सेमी सॉलिड होता है। ठीक, मतलब जेली टाइप होता है, जेली जैसा होता है एग्रोस जेल। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा जो है, ये पूरा वाला जो इसका सब्सटेंस, वो पूरा जो क्या है? एग्रोस जेल है, जिसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जो है इस तरफ जो है वो अपन लोग एनोड मतलब कैथोड लगा देंगे, इस तरफ जो है एनोड लगा देंगे। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा। तो ये जो वेल्स होती है, इन वेल्स में हम लोग डीएनए लोड करेंगे। डीएनए सैंपल इन वेल्स में इंजेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तो ये डीएनए जो है इस तरफ इधर साइड भागने लग जाएगा। ठीक, वो रन करने लग जाएगा इसके ऊपर, और तो ऐसे बैंड्स बनेंगे। ये जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स है। अब इसमें क्या होता है ना, हम इसको उनके मॉलिक्यूलर साइज के अकॉर्डिंग जो है सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं कि जो बड़े जो फ्रेगमेंट्स होंगे अब वो वजन में ज़्यादा होंगे तो वो धीरे मूव करेंगे, लेकिन जो हल्के होंगे, जो वजन में कम होंगे, छोटे वाले फ्रेगमेंट्स, वो तेज़ी से मूव कर जाएंगे एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज इनको जल्दी से खींच लेगा और इनको जाने में टाइम लगेगी, धीरे करते करते जाएंगे। तो इस तरह से सेपरेशन होता है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे सेपरेट होते हैं और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट सेपरेट होते हैं। ठीक है। Hence the smaller the fragment size, the farther it moves। जितना कम साइज होगा वो उतना दूर ट्रैवल करेगा। ठीक, तो ये जो फिगर है ये यही बोलता है, जिसके ऊपर जो है एंड ऑफ जेल सैंपल वाज लोडेड। यहाँ पे जो है सैंपल को, ये जो वेल्स होती है इसको वेल्स बोलते हैं, यहाँ पे सैंपल को लोड किया जाता है डीएनए के। ठीक है। ओके, these separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation। ठीक, अभी ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, यहाँ पे भले डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन जब हम रियल में इसको करते हैं ना तब इस तरह से फ्रेगमेंट्स अपनी आंखों को दिखता नहीं है। तो ये फ्रेगमेंट्स को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक कंपाउंड डालते हैं जिसको बोला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड। ये एक स्टेनिंग एजेंट है या फिर रिएजेंट, स्टेनिंग रिएजेंट है जो है यूवी लाइट के अंदर जो है वो ग्लो करता है। ठीक, यूवी में। सो यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेनिंग के और विजिबल लाइट में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को नहीं देख सकते। सो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। देखो, तो इसमें कैसे दिखता है? ब्राइट कलर।
ठीक, ऑरेंज कलर दिखते हैं, बैंड्स दिखते हैं डीएनए के, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड से जब हम उसको स्टेन करते हैं और उसको देखते हैं यूवी लाइट के अंडर, तब दिखता है। ठीक है, सो मैं इसका तुमको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैं इसका जो है, जो मैंने जो डीएनए सेपरेशन करके उसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करा है, तो मैं उसका पिक्चर कभी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप देखना कि रियल में जो है वो कैसे दिखता है। एक्चुअली हम जैसा थ्योरी में सोचते हैं वो बहुत आसान होता है, लेकिन रियल में जब हम उसको देखते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और जब करने जाते हैं तब पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। देखो, उसको जो है एग्रोस जेल रहता है, एग्रोस जेल में प्रेजेंट होगा, अब उसको एग्रोस जेल से कट करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन, इसे इल्यूजन बोला जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स अब हमने जो एक्सट्रैक्ट किए, हमने निकाले हैं जेल से, अब इसको यूज किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जॉइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर्स। अब इस डीएनए को ज्वाइन किया जाएगा क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ। ठीक, क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ ज्वाइन करके डीएनए लाइगेज की मदद से फिर इसको जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। Sorry, you know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of control of chromosomal DNA। देखो, बैक्टीरियल सेल्स में जो भी क्रोमोसोमल डीएनए हो, कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज जो है वो खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का ओआरआई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए वो खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल में हाई नंबर होता है, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। सो बैक्टीरियोफेज का जीनोम जो है वो काफ़ी हाई नंबर कॉपी में प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल जीनोम में। देखो, ये बैक्टीरिया का जीनोम है, जिसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज का काफ़ी सारा जीनोम प्रेजेंट है। ठीक, सो सम प्लाज्मिड्स मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज अदर्स मे हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल। प्लाज्मिड्स का भी ऐसा है कि बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है कि किसी बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड है, किसी बैक्टीरिया में एक है, किसी में 2 है, या फिर जो है इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 15 से 100 कॉपीज तक हो सकती है प्लाज्मिड्स की किसी भी बैक्टीरिया में। सो देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। So if we are able to link an alien piece of DNA with a bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply it in its numbers equal to copy number of the plasmid or bacteriophage। वही बात आती है जैसे अभी हमने बात करा कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट है, तो अगर उन डीएनए में हम हमारा डीएनए डाल दें, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल दें, तो वो भी ज़्यादा एक्सप्रेस होगा, मतलब ज़्यादा प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक, अगर यही जो है इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है, तो हम इन सभी प्लाज्मिड्स में जो है उसको इंसर्ट कर दें हमारे जीन को या फिर हमारे डीएनए को, तो वो ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो यही चीज़ है कि इसलिए हम जो है प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, सो वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकेज ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आज के ज़माने में कुछ ऐसे वेक्टर्स हम खुद बना रहे हैं, खुद डिज़ाइन कर रहे हैं वेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि हमको अब जीन को काटना पीटना तो आ गया है, तो डीएनए को काटना पीटना आ गया, तो हम वेक्टर भी खुद बना सकते हैं। तो वेक्टर में हम क्या रखेंगे? ओआरआई रखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखेंगे, उसके बाद जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रखेंगे ताकि वो इजीली इसको भी कट कर सके, इसको भी यहाँ कट कर सके, और हमारा डीएनए उसको भी यहाँ कट कर सके, ताकि ये डीएनए यहाँ जाके जुड़ सके। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ रहती है, वो होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स रहते हैं, जो कि मोस्टली रहता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन जीन्स रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमको ये पता, मतलब हमको हेल्प करते हैं कि हम पता कर सके कौन सी सेल जो है ट्रांसफॉर्म्ड है या फिर कौन सी सेल्स जो है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ठीक, नॉन रिकॉम्बिनेंट या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट, इस तरह से हम सिलेक्टेबल मार्कर से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अभी जो है हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, अभी मैंने जस्ट बताया। उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे जो है वो मतलब क्लोन कर सके, 1 से 2 कॉपीज बना सके, वो क्लोनिंग साइट्स होती है। ओके ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ये एक ऐसी साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा,
कौन से स्टैंडर्ड में, आई थिंक सो डीएनए रेप्लिकेशन शायद यही ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है शायद, आई थिंक सो। हाँ, तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो है ये जैसे जो डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये रेप्लिकेट होकर के कैसे बनाएगा, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, और इसके लिए एक और स्ट्रैंड बनेगा, एक और कलर ले लेते हैं, ये स्ट्रैंड बन जाएगा। फिर जो है फिर दूसरा वाला जो है वो भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ये फिर उसके लिए भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ये वाला। इस तरह से जो है वो जो है पहले 2 स्ट्रैंड से डीएनए की अब 4 बन गई, मतलब कितने 2 डीएनए बन गए, ठीक है। हटा दो इसको सॉरी, ठीक है। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल्स। क्या होता है देखो, जैसे कि यहाँ पे कहा है, देखो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो रेप्लिकेशन के लिए कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है। डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ बाइंड किया, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इस तरफ जाएगा, बेसिकली ये इस तरफ भी जाएगा और ये इस तरफ भी जाएगा, दोनों तरफ जा करके जो है वो रेप्लिकेट करेगा डीएनए को। तो अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इंसर्ट करते हैं या फिर यहाँ भी इंसर्ट करते हैं इसके पास में, तो भी वो कहीं ना कहीं जाके जो है रेप्लिकेट होना ही है, क्योंकि इस तरह से पूरा इस तरह से डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। तो इसलिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि रेप्लिकेशन इनिशिएट हो और हमारा जो है वो जीन क्लोन हो, इसकी मल्टीपल कॉपीज बने इस डीएनए की, ठीक। सो फिर आते हैं, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर्स ऑफ लिंक्ड डीएनए। सो ये जो सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये कॉपी नंबर्स को भी कंट्रोल करता है, कि अगर एक प्लास्मिड है जिसके अंदर एक ओ आ रहा है तो वो देखो उस पूरे प्लास्मिड को जो है वो क्या क्या बोल सकते हैं, एक प्लास्मिड है, इसको पूरा रेप्लिकेट करके 2 कर सकता है, फिर इसका और रेप्लिकेशन करके 3, इस तरह से मैनी प्लास्मिड्स के जो है मैनी रेप्लिकेशंस हो सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की वजह से। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन्ड इन वेक्टर। इसीलिए वो जो डीएनए हमारा जो टारगेट डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसको हमको ज़्यादा कॉपी नंबर में चाहिए, कि हम चाहते हैं हमारा एक जीन 1 से 100 बन जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि एक वेक्टर से 100 वेक्टर बन जाए, ठीक। सो हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, और उसका ओरिजिन ऐसा होना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर सके, ठीक। फिर आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। सो इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकता है और एलिमिनेट कर सकता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, कि कौन से सेल्स के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है, सॉरी, या कौन से सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए नहीं प्रेजेंट है, ठीक। कि कौन सी सेल्स रिकॉम्बिनेंट है, कौन सी सेल्स नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये कैसे पता चलेगा, वो सिलेक्टेबल मार्कर से। एंड सिलेक्टिवली जो है परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स का ग्रोथ को वो सिलेक्टिवली परमिट, मतलब हम जो है ट्रांसफॉर्मेंट्स जो मान के चलो 2 सेल्स है, एक ये ट्रांसफॉर्म्ड है, एक ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक। तो अब हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ट्रांसफॉर्म्ड है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसको आगे हमारी प्रोसेस में ले जाएंगे, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है हम इसको हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। Okay, so transformation is the procedure through which a piece of DNA is introduced into host bacteria. So ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वेक्टर जो है हमारा वेक्टर, उसको इंड्यूस किया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर को डाला जाता है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो फिर आते हैं नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin etc. are considered useful selectable marker for E. coli. So ये E. coli के selectable marker से मोस्टली जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए मोस्टली देखा जाए तो E. coli यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि देखो ये जो एम्पिसिलिन और जो ये सारी जो जीन्स है, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन और फिर है क्लोरामेफेनिकॉल, ये सारी जो जीन्स है तो ये जीन्स किस में प्रेजेंट होती है, हमारी इसमें प्रेजेंट होती है। ये देखो ये हमारा प्लास्मिड है या फिर वेक्टर बोल दो, इसके अंदर हमारे पास ये सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जैसे ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसमें ये जीन्स प्रेजेंट है। अब जैसे ही हमने पूरा ये किसके अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर है, इस बैक्टीरिया को हमने जैसे ही इंसर्ट करा किसी भी मीडियम में,
ठीक। सो इसको जैसे हमने इंसर्ट करा, किस में इंसर्ट करेंगे हम, एम्पीसिलिन में इंसर्ट करेंगे। ठीक, जैसे इसको हम एम्पीसिलिन में इंसर्ट करेंगे, अगर इसके एम्पीसिलिन जीन खराब है, मतलब देखो जैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो एम्पीसिलिन जीन जो है वो जीन अच्छे से अब काम नहीं कर रही है, तो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब ये एम्पीसिलिन वाले मीडिया में जो है वो मर जाएगा। सॉरी, इट्स माय फॉल्ट। ये जो है हम ये नहीं बता रहे कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइट नहीं बता रहे, हम बस बता रहे हैं कि कौन सी सेल के पास हमारा वेक्टर गया और कौन से के पास नहीं गया है। ओके ओके ओके, तो ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये दो सेल्स है, ठीक, ये दोनों सेल्स है, मैंने इन दोनों सेल्स को जो एक मीडियम में ग्रो कराया है जो कि एक एम्पीसिलिन वाला मीडियम है। ठीक, इसके अंदर एम्पीसिलिन प्रेजेंट है। अब एक के अंदर हमारा वेक्टर गया है, दूसरे के अंदर हमारा वेक्टर नहीं गया है, तो जिसके अंदर हमारा वेक्टर गया है उसके पास क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, मतलब ये इस एम्पीसिलिन वाले एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाएगा। ये क्या है, ये वाला जो सेल है, ए सेल मान के चल, ए सेल बी सेल, तो इसके पास ये रेजिस्टेंस जीन है एम्पीसिलिन में, तो ये एम्पीसिलिन वाले एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाएगा, और जिसके पास ये रेजिस्टेंस जीन नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ग्रो नहीं करेगा मतलब ये मर गया, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा ये ए वाला सेल था जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट गया, मतलब जिसके अंदर हमारा वेक्टर गया है, और ये हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है। ठीक, तो ये हमको जो है इस वाले से पता चल जाएगा। अगर यही मान के चलो, फिर से बात करते हैं, दो सेल्स है, मैंने इसको मीडियम में डाला जिसमें एम्पीसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन भी है, दोनों है। अब हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर के पास हमारा एम्पीसिलिन है, ठीक, बट टेट्रासाइक्लिन नहीं है। दूसरा वाला है, इसके पास एम्पीसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। ठीक, सो ये रेजिस्टेंस वाले जीन बी वाले के पास है, ए वाले के पास सिर्फ एम्पीसिलिन है, तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होने की वजह से ये मर जाएगा। ठीक, ये उस मीडिया में ग्रो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन ये ग्रो कर जाएगा, ये बस दोनों है, एम्पीसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों रेजिस्टेंस जीन से हमारे वेक्टर के अंदर हमने डाल रखे हैं, तो हमको पता चल जाएगा ये जी क्या, मतलब इसके अंदर हमारा वेक्टर जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। दी नॉर्मल ई कोलाई सेज जो है डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। सो नॉर्मली जो है ई कोलाई के अंदर ये सारा जो है रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हम जो है ये रेजिस्टेंस वाली जीन जो है हमारे फ़ायदे के लिए हम हमारे वेक्टर जो है उसमें इंसर्ट करते ताकि हमको पता चल सके कि कौन सा जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा नहीं है। ठीक, फिर आते हैं क्लोनिंग साइट्स। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अच्छा, तो ये कहना चाहता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो वेक्टर्स को जिस जगह कट करे, वो डीएनए को, मतलब जिस जगह वो डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हैं, वही सेम रिकॉग्निशन साइट जो है हमारे वेक्टर के ऊपर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वाली साइट। ठीक है, ओके, तो फिर अभी हम बात करते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। अब क्या हो जाएगा, अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हो गई किसके अंदर, प्लास्मिड में या फिर प्लास्मिड के अंदर या फिर हाँ प्लास्मिड में ही होगी वो, बिकॉज हम यहाँ पे वेक्टर्स या प्लास्मिड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट हो गई प्लास्मिड्स के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। मान के चलो ये हमारा प्लास्मिड है, इसको यहाँ कट करना था, लेकिन सेम इसी तरह की रिकॉग्निशन साइट उसके साइड में भी प्रेजेंट है तो वो यहाँ कट कर देगा, या फिर हो सकता है वो दोनों जगह कट कर दे। तो अगर दोनों जगह कट कर देगा तो फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये हम उसको कहाँ इंसर्ट करेंगे, वो दोनों जगह तो इंसर्ट नहीं हो सकता। ठीक, फिर आते हैं दी लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है ना, जैसे अब मान के चलो कि अब हमारा जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, हमारा जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, ओके, सो ये देखो ये वाला जो मान के चलो ये एक पूरा एक जीन है,
एक पूरा एक जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला जीन है, इसके अंदर हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो हम इसको यहाँ पे कट करके यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको इंसर्ट कर रहे हैं। हमने ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जीन में इंसर्ट करा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जीन का लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब ये जीन अब काम नहीं करेगा, ये जीन जो है अब काम नहीं करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAM-H1 साइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर रहे हैं BAM-H1 साइट में ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन वेक्टर PBR322। लो ये रहा वेक्टर, इसके टेट्रासाइक्लिन जीन, ये टेट्रासाइक्लिन जीन में BAM-H1 साइट है, यहाँ पे हमने हमारा जो है हमारा फॉरेन डीएनए हमने हमारा इंसर्ट कर दिया। ठीक, इंसर्ट कर दिया हमने हमारा फॉरेन डीएनए। The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetracycline containing medium। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब हम वही कर रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं मीडियम पर, जैसे मैंने अभी बोला था कि मीडियम पर हम इंसर्ट कर रहे हैं, वैसे ये पूरा एक मीडियम है, इसके अंदर हमने 2 बैक्टीरियाज इंसर्ट कर दिए हैं। इस वाले बैक्टीरियाज, दोनों बैक्टीरियाज के पास टेट्रासाइक्लिन है, लेकिन क्या हो रहा है, इस वाले बैक्टीरियाज को जो टेट्रासाइक्लिन है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, और इस वाले टेट्रासाइक्लिन के अंदर कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मली अपना जो है वो काम कर रहा है। मैंने जो है इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। इसके पास क्या हो गया ना, रेजिस्टेंस था टेट्रासाइक्लिन के लिए, लेकिन जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वाले टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन में हमने इंसर्ट किया, जिसके वजह से जो टेट्रासाइक्लिन जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन है, वो इनएक्टिवेट हो गया है, खत्म हो गया जीन का, काम नहीं कर रहा है जीन, तो ये टेट्रासाइक्लिन पे ये मर जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है जहाँ पे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं है उसके पास मस्त टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो ये सर्वाइव कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे कौन से वाली साइट पर प्रेजेंट है, मतलब हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो किधर प्रेजेंट है, वो टेट्रासाइक्लिन पे प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन वाले पे प्रेजेंट है, या फिर कहीं और प्रेजेंट है। ठीक, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा, एक तो हमको पता चल गया ट्रांसफॉर्मेंट्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का, और इस वाले से ये भी पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले का। ठीक, दी ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। उसको पहले एम्पिसिलिन पे ग्रो कराया, एम्पिसिलिन पे दोनों ग्रो हो गए। ठीक, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला जो है वो खराब नहीं हुआ था, क्योंकि हमने उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा कोई इंसर्ट नहीं करा था, हमने जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर इंसर्ट करा था जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए वो इनएक्टिवेट हो गया और टेट्रासाइक्लिन पे नहीं ग्रो हो पाया। The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not that on containing tetracycline. But non-recombinants will grow on medium containing both antibiotics. ठीक, यही बात हुई है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो दोनों पे ग्रो कर जाएंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट करवा रहा है, वेर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, सो जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उसमें क्या हो रहा है, इनएक्टिवेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन करवा रहा है रिकॉम्बिनेंट्स का। So the genes inactivated due to insertion of alien DNA helps in selection of recombinants, जिससे जो है recombinants का सिलेक्शन हो रहा है। देखो मैं ये जो चीज़ है इस पर मैं इतना फोकस कर रही हूँ, मतलब इसको मैं धीरे आराम से एक एक चीज़ समझा के इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये तुमको 12th में आ जाएगा, 12th बोर्ड में आएगा, नीट में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, और आगे अगर तुम जो फील्ड लोगे जैसे माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कोई भी फील्ड लोगे उसमें ये सारी चीज़ें बहुत आएगी। तो ये बेसिक है, तो इसको जो है अच्छे से ध्यान में रखना, इसलिए मैं जो इसको आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक, सो सिलेक्शन ऑफ recombinants ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज cumbersome procedure because it requires simultaneous plating of 2 plates having different antibiotics। अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के हमको प्लेटिंग करनी पड़ रही है। मतलब जैसे माइक्रोबायोलॉजी का पता हो तो हमको प्लेट्स बनानी पड़ती है, इन प्लेट्स में हमको जो है वो सारा जो मटेरियल सारा जो खाने पीने का मटेरियल रहता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वो सप्लाई करना पड़ता है, ग्लूकोज वगैरह, और उसके साथ साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को भी इंसर्ट कर रहे हैं। इस तरह से एंटीबायोटिक को इंसर्ट करके इस तरह से उसके ऊपर माइक्रोबियल कॉलोनीज को ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको दोनों करवाना पड़ा, एक में एम्पिसिलिन डालो, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन डालो, पहले इस पे ग्रो कराओ फिर इसको इस पर ले आओ, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था। तो इसके अलावा भाई प्रोसेस को शॉर्ट करना है। ठीक, प्रोसेस को शॉर्ट करना है तो करते हैं अब इसका भी कुछ।
So therefore alternate selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromatogenic substrate. ठीक, तो अभी हमने एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका निकाला। शॉर्टकट तरीका ये है कि अब हम जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो उसका जो सबस्ट्रेट है सॉरी, जो उसका जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट में हम क्या डाल रहे हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, मतलब ऐसा सबस्ट्रेट है जो कलर को प्रोड्यूस कर सके। ये सबस्ट्रेट जो है कलर को प्रोड्यूस कर सके, ऐसा सबस्ट्रेट है। ठीक, तो अगर वो रिकॉम्बिनेशन है तो नहीं करेगा, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, ओके। सो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास वेक्टर है, वेक्टर के पास एक एंजाइम का जीन है जो क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या फिर बी गैल बोलते हैं इसको, BGAL, हाँ बी गैल बोलते हैं। ठीक, बी गैल है इसके पास। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसाइज ऑफ दिस एंजाइम। इससे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा ये वाले एंजाइम का, मतलब ये वाले जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा जो ये एंजाइम बना रहा है, हो गया इनएक्टिवेट, विच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक, वर्ड को याद रखना। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज इफ द प्लास्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी इंसर्ट। सो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दिस आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ठीक है, दो केस लेते हैं, एक ये बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया बड़ा बना देती हूँ। एक ये बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया है। ठीक, दोनों बैक्टीरिया को मैं ग्रो करवा रही हूँ, इसके पास वेक्टर है, इसके पास वेक्टर है। इस वाले वेक्टर में क्या हो रहा है, ओ सॉरी, ये वेक्टर है, इसमें नॉर्मल है, नॉर्मल इसके पास जीन है फॉर बीगैल जीन है नॉर्मल एक्सप्रेस हो रहा है। इसमें जो बीगैल जीन है उसके अंदर हमने हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया है बीगैल जीन में, जिसका हो चुका है इनएक्टिवेशन। हमने हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट करके बीगैल जीन को जो है वो इनएक्टिवेट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हम जो है इसको वो ग्रो करवा रहे हैं कैसे, मीडियम पे, जिस मीडियम में क्या है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, मतलब ये कलर देगा। ठीक, अभी यहाँ पे क्या, ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्सप्रेस कर रहा है, प्रोटीन बना, प्रोटीन ने क्या करा, ये जो है वो लैक्टोज को डिग्रेड करता है, लैक्टोज को डिग्रेड करता है ये जीन, इसने लैक्टोज को डिग्रेड करा, जिससे आया कौन सा कलर, ब्लू कलर आया। ठीक, ब्लू कलर आया, मतलब ये क्या है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है अब यहाँ पे ये जीन इनएक्टिव है, मतलब जो है लैक्टोज जो है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो कौन सा, कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर, नो कलर, कोई कलर नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा। मतलब ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है। तो हम जो है इससे सिलेक्ट कर लिया कि हाँ देखो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, इस तरह से जो सिलेक्शन में इजी हो जाता है। तो वो कॉलोनीज होती है, देखो जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी अगर थोड़ा पता हो तो ये एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर इस तरह से जो है वो कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ कॉलोनीज जो है कलर देगी, कुछ कॉलोनीज नहीं कलर देगी। सो जो कलर दे रही मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज है, और जो कलर दे रही है मतलब वो रिकॉम्बिनेंट, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट वाली कॉलोनीज को। ओके, फिर आते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं जीन क्लोनिंग के लिए। सो यू मे हैव सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्नड द लेसन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस which have known this for ages, how to deliver genes to transform eukaryotic cells and force them to what the bacteria और viruses want। देखो अभी हम बैक्टीरिया और वायरसेस में ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, अब हम उनसे आ गए प्लांट और एनिमल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में आ गए। अब हम उसमें देखेंगे कि हम कैसे उसको इंड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। वो एक पैथोजेंस है जो डाइकॉट प्लांट्स में जो है वो डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है। सो पीस ऑफ डीएनए जो डिलीवर करने के लिए यूज़ होता है उसको बोला जाता है टीडीएनए बोला जाता है। टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। ठीक, अब ये जो है ना, ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक ऐसा पैथोजन है जो 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 उसका जो ट्यूमर फॉर्मिंग डीएनए होता है, डिजीज वाला डीएनए, वो उस डीएनए को ट्रांसफर करता है। उस डीएनए को क्या बोला जाता है, टीडीएनए बोला जाता है। उस टीडीएनए को ट्रांसफर करता है प्लांट सेल्स में। ठीक, प्लांट सेल्स का जो रूट वाले जो सेल्स होते हैं वहाँ पे,
उसको ट्रांसफ़र करके वहाँ ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है और जो है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करके ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी हम देखते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स। वही जो रेट्रोवायरसेस होते हैं एनिमल्स में, वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन्स बाय पैथोजेंस इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैव generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering gene of interest to humans। देखो, यही जो उनका जो एक जीन ऑफ डिलीवरी, मतलब जो जीन को डिलीवर करके डिजीज करने का जो मैकेनिज्म है, उसी को यूज़ करके जो है हम हमारे फायदे के लिए हम जीन डिलीवरी के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लास्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर which is no more pathogenic to plants but is still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest into a variety of plants। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? देखो, ये वेक्टर है, किसका वेक्टर है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का वेक्टर है, जिसके पास था वो ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए था, जिसको टीडीएनए बोलता है, टीडीएनए बोला जाता है। तो हम इस टीडीएनए को कट करेंगे, इस टीडीएनए को कट करेंगे ताकि ये ट्यूमर ना बना सके। ट्यूमर नहीं बनाया, हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस जगह जाके इंसर्ट कर दिया, इस जगह जाके इंसर्ट कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब इसको फिर बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया, और बैक्टीरिया ने जो है इन्फेक्ट करा प्लांट को। ये प्लांट है, इसको जाकर के बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा ना, अब यहाँ पे जाके कोई इन्फेक्ट, पहले जो है नॉर्मल कंडीशन में इन्फेक्शन हो रहा था, ट्यूमर बन रहा था, लेकिन अब यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, जो हमारा जो जीन है वो इसमें एक्सप्रेस होगा, इस प्लांट में, इस प्लांट में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, पर हमारा जो जीन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक्सप्रेस होगा। उसी तरह से जो रेट्रोवायरसेस हैव आल्सो बीन डिसआर्म्ड। अच्छा, डिसआर्म करना मतलब जो उनका पैथोजेनिक जीन होता है उसको हटा देना, उसको डिसआर्म बोलते हैं। एंड आर नाउ यूज टू डिलीवर डिजायरेबल जीन्स इनटू एनिमल सेल्स। तब हम डिजायरेबल जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं एनिमल सेल्स में। सो वंस अ जीन और अ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू सुटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल होस्ट वेयर इट मल्टीप्लाइज। एक बार जैसे ही हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के अंदर डाल दिया, तो वेक्टर से हम उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल में। आते हैं फिर कंपिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, सो होस्ट जो है उसको किस तरह से कंपिटेंट बनाए ताकि वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले। सो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल, मतलब वो H2O के मतलब क्या बोलते हैं, डिजॉल्व हो सकता है एक्वस मीडियम में, डिजॉल्व हो सकता है या फिर पास हो सकता है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की होती है। उसका वाई का आंसर है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की होती है इसलिए। सो इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लास्मिड, द बैक्टीरिया सेल्स मस्ट हैव फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो आसानी से हमारे वेक्टर या प्लास्मिड को ले ले, तो हमको उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक, competent to make up DNA. So this is done by treating them with a specific concentration of divalent cation। कुछ डाइवेलेंट केटायन जो है उसकी कंसंट्रेशन से ट्रीट किया जाता है, सच एज कैल्शियम। क्यों? क्योंकि जब भी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो कैल्शियम चैनल्स होते हैं कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसलिए हम जो है कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं कैल्शियम का, ताकि हमारा जो डीएनए है वो सराउंडिंग से वो सेल के अंदर चला जाए, वो चैनल्स के थ्रू, which increases the efficiency with which the DNA enters कर जाता है, DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। ठीक, उसके सेल वॉल में जो है पोर्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डीएनए चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर। फिर आते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जो सेल्स होता है उसको आइस के ऊपर इंक्यूबेट किया जाता है, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक, देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस। हीट शॉक मेथड बोलते हैं जिसमें उसको आइस पे रख रहे हैं, सॉरी सेल्स जो है बैक्टीरियल सेल्स और डीएनए को इसको आइस पे रख रहे हैं, फिर उसको हीट शॉक दे रहे हैं, फिर आइस पे रख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसका सेल मेम्ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर उसमें पोर्स क्रिएट हो रहे हैं और वो डीएनए जो उसके अंदर चला जा रहा है। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। This is not only way to introduce alien DNA into host cells in method known as micro injection। So micro injection भी एक मेथड होता है
जिसमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। इसमें हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये रहा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, एक इंजेक्शन आया, इंजेक्शन के अंदर हमारा डीएनए, हम डायरेक्ट इसको हमारा जो है ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। So in another method suitable for plants, cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in method known as बायोलिस्टिक या जीन गन। ऐसी एक गन होती है, मतलब गन टाइप apparatus होता है, या इसको बायोलिस्टिक भी बोला जाता है, जिसमें हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स, वो गोल्ड के या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं, जिसके ऊपर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा डीएनए कोट किया होता है, और उसको बम्बार्ड किया जाता है प्लांट टिश्यू में। ठीक है, प्लांट है, समझ लेना, प्लांट टिश्यू में उसको बम्बार्ड किया जाता है, ठीक। एंड द लास्ट मेथड जो है वो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जैसा हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में देखा कि जो पैथोजेनिक जो वेक्टर्स होते हैं, जिनका पैथोजेनिक जीन होता है, उसको हटा करके हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके हम जो है वो बैक्टीरिया या वायरस को इन्फेक्ट करने दें हमारे प्लांट या एनिमल को, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर वो ट्रांसफर कर देगा अपना डीएनए होस्ट में। Now that we have learned about tools for constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology. अब कौन सी प्रोसेस है जिससे हम आरडीएनए बना सकते हैं, ठीक। पूरी प्रोसेस को जो है अब हम डिटेल में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको और अच्छे से देखेंगे। Processes of recombinant DNA technology, उसकी processes. So recombinant DNA technology involves several steps in specific sequence such as isolation of DNA, fragmentation by restriction endonuclease, isolation of desired DNA fragment, ligation of DNA fragment into vector, or transferring the recombinant DNA into host, culturing the host cells in medium at large scale, and extraction of desired product. Okay, तो कौन सी मेथड है? पहली मेथड देखो, इसके ऊपर पॉइंट करो। पहला मेथड है डीएनए आइसोलेशन, जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए, हम उसको आइसोलेट करेंगे, जहाँ भी वो प्रेजेंट होगा वहां से हम उसको आइसोलेट करेंगे। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो फ्रेगमेंट में कट करेगा डीएनए को, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जो है उसको कट करेगा फ्रेगमेंट्स में। फिर तीसरा है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसका आइसोलेशन किया जाएगा, किससे किया जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया जाएगा। फिर जो है चौथा है दैट इज द लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर को भी कट करा रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से, और डीएनए को भी कट करा। फिर जो फ्रेगमेंट है, जो हमारा आइसोलेटेड फ्रेगमेंट है, हम उसको क्या करेंगे? वेक्टर के अंदर लाइगेट कर देंगे डीएनए लाइगेज से, ठीक। फिर फिफ्थ स्टेप है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर जो वेक्टर है, हम उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। फिर छठा प्रोसेस है कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन मीडियम एट लार्ज स्केल, फिर जो हमारा होस्ट सेल्स है उसको कल्चर करेंगे, मतलब उसको डिवाइड होने देंगे, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से उसका पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ताकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन होता रहे, और अगर हमको उससे प्रोटीन चाहिए तो वो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बने, ठीक। ओके, फिर सातवां स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोटीन बना रहे जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो प्रोटीन बना रहा है, हम उसको प्रोटीन को अब एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो ये पूरी 7 मेथड्स हैं, मैंने जो ऊपर 7 लिखे वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। Isolation of genetic material, DNA का isolation. So recall that nucleic acid is the genetic material of all organisms without exception. Obviously, majority of organisms जो है this is deoxyribonucleic acid या फिर DNA. So सब organism में genetic material DNA है. In order to cut the DNA with restriction enzyme, it needs to be pure form. देखो, अगर restriction enzyme से DNA को काटना है तो उसको pure होना पड़ेगा, उसमें कोई RNA या फिर कोई प्रोटीन का जो है वो मिक्सचर नहीं होना चाहिए, free from other macromolecules जैसे RNA या फिर प्रोटीन. Since the DNA is enclosed within the membranes, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids. देखो, DNA जो है किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है उसको DNA को, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डीएनए को कवर करती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमको सेल को तोड़ना पड़ेगा ताकि जो सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाए, इंक्लूडिंग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, सब बाहर आ जाएगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल या फिर प्लांट या फिर एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेलुलेज जो है प्लांट सेल्स के लिए, और काइटिनेज जो है फंगस के लिए। अब ये सारे एंजाइम्स क्यों यूज़ करें? यही क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सारे एंजाइम्स जो है जैसे कि बैक्टीरिया, लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल तोड़ेगा,
सेलुलोज जो है वो प्लांट का सेल वॉल तोड़ेगा और काइटिनेज जो है वो फंगस का सेल वॉल तोड़ेगा। ठीक, सो यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स। ये तो पता ही होगा कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स वो इस तरह से हिस्टोन्स के जो आजू बाजू इस तरह से लपेटे हुए रहते हैं। ठीक, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियस वेयर एज प्रोटीन्स जो है कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएस। ठीक, सो आरएनए निकालने के लिए राइबोन्यूक्लियस डालो, मतलब आरएनएस डालो जो आरएनए को डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, और प्रोटीनेस रिमूव करने के लिए प्रोटीन रिमूव करने के लिए प्रोटीन्स डालो जो प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चील्ड इथेनॉल। ठीक, बाकी जो है दूसरे सारे को भी एक अपना मेथड होता है। जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब ये जो है पूरा मेथड पढ़ोगे प्यूरिफिकेशन वाला। ठीक, उसके बाद जो चील्ड इथेनॉल डाल करके जो डीएनए को प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो है कलेक्शन दिखेगा फाइन थ्रेड्स का, ये इस तरह से दिखेगा डीएनए। ठीक, ये भी ये एक्वस लेयर में डीएनए प्रेजेंट है और ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। ओके, फिर आते हैं हम लोग कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक, डीएनए को कट करना है स्पेसिफिक लोकेशंस पर। ओके, तो ये तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से जो है हम इसको यहाँ यहीं तक वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं मतलब पीसीआर अगर पढ़ाने लग जाऊँगी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ उसको। ठीक, इसके मैं अलग से डिटेल वीडियोस भी लूँगी, बट यहाँ भी मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि जो है ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको याद रखना, ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।